हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया जा रही होगी। और हमारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड गिविंग सो मच लव कि आप सब ने आके वहाँ पे कमेंट्स करे। और बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनली मैसेज किया कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे। सो आज का जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर था 2018 का एनवायरनमेंट का, उसके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और क्या उसके पॉसिबल आंसर्स हैं जो आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, राइट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के तीन मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी जो वीडियो स्टार्टिंग के बनाए हैं उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अवेयरनेस आती है। टू हेल्प द सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि एक जागरूकता फैलाना एनवायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, दोज हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हैं सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको ये नॉलेज प्रोवाइड करना कि पॉल्यूशन क्या है और उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट बियॉन्ड द इमीडिएट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग डिस्टेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो बात आ जाती है वो ये है कि इसके अलावा नॉलेज इम्पार्ट करना, लोगों को ये ज्ञान भी प्रोवाइड करना कि भाई एनवायरनमेंट बियॉन्ड द इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब कि एनवायरनमेंट जनरली हम क्या समझते हैं, आसपास की सराउंडिंग, लेकिन उससे अलग हटकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंट एनवायरनमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। तो जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसके अलावा जो हमसे दूर हैं बट वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज भी प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका एटीट्यूड्स, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो लोगों का नज़रिया है उसको बदलना, उसको उसके थ्रू लोगों को, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताना, सोशल ग्रुप्स को बताना, इंडिविजुअल्स को बताना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें भी जो है वो बताना ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। देन बात आती है स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन इन फॉर्म, शेप, साउंड, टच, हैबिट्स एंड हैबिटाट्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था उसमें, कि स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसका एक पार्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, जिसके थ्रू आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स इम्पार्ट करी जाती हैं, आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के थ्रू कैपेसिटी बिल्ड करी जाती है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समझ पाएँ कि शेप, साउंड, टच, हैबिट, हैबिटाट क्या होता है। फर्दर टू डेवलप एबिलिटी टू ड्रॉ अनबायस्ड इन्फेरेंसेस एंड कंक्लूजन्स, यानी कि आप बायस्ड ना होके, यानी किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना होके अपने डिसीजंस ले सकें, कंक्लूजन ले सकें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी एनवायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। देन बात आती है पार्टिसिपेशन की, to provide social groups and individuals with an opportunity to be actively involved at all the levels in the environmental decision making। साथ ही साथ ये आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिसीजंस, यानी कि जिस जिस लेवल पे, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर हो, चाहे वो एनवायरमेंट से लेके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हो, वो सारी चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करता भी आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन ही है। देन सेकंड जो क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में, वो था व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। तो भाई जो अर्थ का सरफेस है वो जो गर्म होता है, यानी कि यहाँ पे जो लाइफ है, लाइफ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड वे में है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे विंटर्स होते हैं, तो विंटर्स में हम क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, रज़ाइयाँ ओढ़ के सोते हैं। तो आखिर वो करती क्या है, वो ठंड से हमें बचाती हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो क्या करती है, उस जैकेट में या फिर उस ब्लैंकेट के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो वो बाहर नहीं निकल पाती। सेम वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके थ्रू अर्थ का जो सरफेस होता है वो गर्म होता है। व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेज अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक to the space and some is absorbed and re-radiated by greenhouse gases। तो होता क्या है, जब सन की एनर्जी, सन से जो, यानी सूर्य से जो रोशनी निकल रही है,
जो गर्मी निकल रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, तो उसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस स्पेस में, और कुछ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या करती है, ट्रैप हो जाती है अंदर इस एटमॉस्फेयर के, और वो बाहर नहीं निकल पाती। उसी के थ्रू अर्थ में जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, या आप कह सकते हैं इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी होती है और जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके नाम आपको दिए गए हैं कि ये सारी जो गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस प्रोसेस मेंटेन्स द अर्थ's टेम्परेचर at around 33 degree Celsius warmer than it would otherwise be, allowing life on earth to exist। अब क्या होता है कि ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, और यही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अर्थ का जो टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्म रहता है, और इसी की वजह से लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है, अदरवाइज़ यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्टेप 1, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। तो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को में आता है, एंटर करता है, और कुछ जो है वापस स्पेस में चला जाता है। दिस इज स्टेप 1। देन स्टेप 2, द रेस्ट ऑफ सन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड द ओशंस हीटिंग द अर्थ। उसके बाद क्या होता है, जो बची हुई एनर्जी है जो अर्थ में एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से कुछ हमारा जो लैंड है यानी ज़मीन है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ जो हमारे समुद्र हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है अर्थ में वो स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 3, हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। और हीट जो होती है वो क्या करती है, रेडिएट होती है अर्थ से स्पेस की तरफ, यानी कि जब वो टकरा रही हैं आपकी जो सन की वेव्स हैं, एनर्जी है, वो वापस क्या कर रही है, रेडिएट करके स्पेस की तरफ जाती है। सम ऑफ दिस रेडिएटिव हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। और इसमें से होता है कि जो ये रेडिएटिव हीट है, यानी कि जो आपकी अर्थ में आ रही है, उसके बाद वो यहाँ से टकरा रही है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो ओशंस हो, तो कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो वो क्या करती है, वो ट्रैप हो जाती है, निकल नहीं पाती है ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है, और इसीलिए अर्थ जो होती है वो गर्म होती है, और इसी की वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्टेप 5, human activities such as burning fossil fuels, agriculture, and land clearing are increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere। अब हो क्या रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम वुड जलाते हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, कोल जल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये गैसेस को एटमॉस्फेयर में और इंक्रीज़ कर रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको आपने कई बार ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी सुना होगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है क्यों हो रही है, इसी वजह से हो रही है। दैन स्टेप 6, दिस इज trapping extra heat and causing Earth's temperature to rise along with other effects like ocean acidification noted in the figure below। अब होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा आपने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा गैसेस को इंड्यूस कर दिया एटमॉस्फेयर में, तो एक्स्ट्रा हीट भी जो है ट्रैप हो रही है, और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। आपने कई बार ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बारे में सुना होगा, आपके सिलेबस में पिलर मेल्टिंग भी है, तो दैट इज़ द सेम थिंग। तो वो सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही हैं। देन इसके अलावा ओशंस में एसिडिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे जो एसिड है वो बढ़ रहा है। तो अब आप इसको इससे समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू, और अगर आप चाहें तो एग्जाम में ऐसे एक इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से। अब वहाँ पे इतना कुछ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट आप फिर भी इनको दिखा सकते हैं, एंड इट विल क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये यहाँ पे इसकी जो सूरज की किरणें हैं वो आ रही हैं, देन वो क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस में एंटर कर रही है, और कुछ वापस एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही हैं। देन यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन जो हो रहा है वो क्या करता है, राइज होता है दोबारा लैंड से, और एटमॉस्फेयर फिर उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स अर्थ। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये गर्म होने लगता है। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज अब्जॉर्ब्ड एंड री इमिटेड in all the direction by greenhouse gas molecules. The effect of this is to warm the earth's surface and the lower atmosphere। तो अब ये इंफ्रारेड जो यहाँ से आपकी रेडिएशन उठते हैं, कुछ तो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ नहीं निकल पाते हैं, तो वो वापस वो क्या करते हैं, अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देन देर आर मल्टीपल लाइन्स ऑफ एविडेंस दैट शोज द क्लाइमेट सिस्टम इज चेंजिंग। तो यहाँ पे बहुत सा इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एयर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है,
ग्लेशियर और आइस शीट्स जो हैं, आइस शीट जो हैं वो क्या कर रही हैं, पिघल रही हैं, बिकॉज ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देन आर्टिक सी आइस ऑब्वियसली कम हो रही है, आपने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा होगा, अंटार्कटिक एंड आर्टिक। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिसको हम ग्लेशियर मेल्टिंग एंड ऑल सारी चीज़ों में रख रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर होता है। ओशन हीट कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एंड चेंजिंग सदर्न ओशन करेंट्स। देन सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब सी सरफेस टेम्परेचर का मतलब कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो पानी है उसका लेवल जो है राइज़ हो गया है। क्यों? बिकॉज जो बर्फ़ पिघल रही है पोलर रीजन में वो कहाँ आएगी, वो अल्टीमेटली समुद्र में आएगी। जितने ग्लेशियर्स पिघलेंगे वो पानी कहाँ जाएगा, नदियों के थ्रू समुद्र में जाएगा। सो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है। तो जिससे आसपास के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे कोस्टल रीजन के जो कि पानी में डूब जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। देन ओशन एसिडिफिकेशन, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक एग्जांपल दिया है फायर का या फ्लड्स का। तो आप देख रहे होंगे रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि फ्लड्स बहुत ज़्यादा आई हैं, बाढ़ आई है, उसके अलावा जंगलों में आग लगना एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो यही है। उसके अलावा चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि कई बार बारिश एक्सट्रीम हो जा रही है, कई बार नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है। नंबर ऑफ़ हॉट डेज़ पर ईयर, अगर आप आज से 10 साल पहले कंपेयर करें तो आप कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि पहले जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी, गर्मी जो थी वो ठीक ठाक कम होती थी। बट नावा डेज़ क्या हो गया, गर्मी बहुत एक्सट्रीम पड़ने लगी। तो वो क्यों हो रहा है, वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट ओनली। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप की जो लाइफ है जो आपको यहाँ पे मिल रही है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसका एग्जांपल है वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दैट मेक्स अप आर नेचुरल वर्ल्ड। ये भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सेम चीज़ है ये कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आपको मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ईच ऑफ दीज स्पेशीज एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम लाइक क्रिकेट वेब टू मेंटेन बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ। तो ये क्या करते हैं कि डिफरेंट स्पेसीज एंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक साथ वर्क करते हैं एक इकोसिस्टम में, ताकि एक वेब और बैलेंस्ड जो लाइफ का सपोर्ट है वो बना रहे वहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स एवरीथिंग इन नेचर दैट वी नीड टू सर्वाइव। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हर एक चीज़ को सपोर्ट करती है उस नेचर में जिसके थ्रू हमारी लाइफ पॉसिबल है, जैसे फूड, क्लीन वाटर, मेडिसिन, शेल्टर, ये सारी चीज़ें। तो ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। सो बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की। बायोडाइवर्सिटी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट टू मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए, हर एक पार्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वैल्यू बायोडाइवर्सिटी फॉर मैनी रीजन, सम यूटिलिटेरियन, सम इंट्रिंसिक। अब ये यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि यूटिलिटी या यूजेस की जो चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर रही है वो, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल, जो यानी कि उसका एक पार्ट है विच कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दैट, ठीक है। सो दिस मीन्स वी वैल्यू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज फॉर वट इट प्रोवाइड्स टू ह्यूमन्स एंड फॉर द वैल्यू इट हैज़ इन इट्स ओन राइट। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो ह्यूमन्स को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है, दूसरी चीज़ ये कि उसकी अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंस है, अपने आप में एक वैल्यू है। देन यूटिलिटेरियन वैल्यू इंक्लूड्स मैनी बेसिक नीड्स, जैसे कि जो ह्यूमंस लेते हैं एनवायरनमेंट से या बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें मिल रही है, जैसे कि फूड, फ्यूल, शेल्टर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें। फर्दर इकोसिस्टम प्रोवाइड्स क्रूशियल सर्विसेज सच एज pollination of seeds, dispersal of seeds, then climate regulation, water purification, nutrient cycling and control of agricultural pest। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ही हो रही हैं। क्लाइमेट भी रेगुलेट उसी की वजह से हो रहा है, बारिश भी उसी वजह से हो रही है, यानी जो भी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं वो उसी की वजह से। वाटर प्यूरिफिकेशन भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू होता है। आप पहाड़ों में जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो होता है वो पहाड़ों से पानी निकल रहा होता है और वो मिनरल वाटर से ज़्यादा बेटर माना जाता है। उसमें ऑलरेडी जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं आपको? बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ही मिल रही है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो होल्ड्स वैल्यू फॉर पोटेंशियल बेनिफिट्स नॉट येट रिकॉग्नाइज सच एज न्यू मेडिसिन एंड अदर पॉसिबल अननोन सर्विसेज। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू मिल सकती हैं लेकिन उनको ढूंढा नहीं जा सका है। फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है, जो कि ग्रंथों में भी मेंशन करी गई है, बट इन रियलिटी अभी तक हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। बायोडाइवर्सिटी हैज़
cultural value to human as well as for spiritual और religious reasons for instance। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का अपना एक कल्चरल जो भी आपका आप कह सकते हैं सांस्कृतिक महत्व है वो भी है, साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल भी है, यानी कि जो आपका रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू इनहेरेंट वर्थ, जो कि ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी खुद के वजह से है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू टू एनी वन और एनीथिंग एल्स। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये है कि अपने आप में जो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है जो कि इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है, उसकी किसी भी चीज़ से आप तुलना नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज मोर ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट विच कैन बी थॉट ऑफ एज द इनएलिएनेबल राइट टू एग्जिस्ट। Finally, the value of biodiversity can also be understood through the lens of the relationship we form and strive for with each other and the rest of the nature. So philosophical concept से ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी, और ये जो inalienable right का मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसा राइट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सो बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसके थ्रू ही क्या होता है, वो रिलेशनशिप फॉर्म होती है जो हमारी एक दूसरे के साथ है या फिर हमारी नेचर के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी मे वैल्यू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हाउ इट शेप्स who we are, our relation to each other and social norms। तो जो सोशल नॉर्म्स हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू है। हमारी एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है या हम किस टाइप से दिखते हैं, किस टाइप का हमारा शेप है, वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी ही है। अगर आप इंडिया के एक पार्ट में जाएंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वो आपको बहुत डिफरेंटली लगेंगे, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर वो क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ड्यू टू दैट ओनली वो आपको बहुत डिफरेंटली दिखते हैं। या फिर वहाँ की जो कल्चर होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। सो अगेन ये जो रिलेशनल वैल्यूज़ की बात करी गई है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ही आपके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक फील क्रिएट होता है जिसके थ्रू आप आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे की केयर कर पाते हैं। द डिफरेंट वैल्यू प्लेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द कंजर्वेशन डिसीजन पीपल मेक्स एवरी डे। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी अगर नॉलेज होगी, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता चलेगी, तभी जो कंजर्वेशन डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और लोग कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। पेट्स की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं, जो उसके लिए खतरनाक है, हानिकारक हैं, तो उसमें पहला पॉइंट कहता है, ओवर द लास्ट सेंचुरी ह्यूमंस हैव कम टू डोमिनेट द प्लैनेट कॉजिंग रैपिड इकोसिस्टम चेंज एंड मैसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द प्लैनेट। तो लास्ट की सेंचुरी यानी 100 साल का जो एक टाइम पीरियड है, वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं यानी कि हम लोग हैं, इंसान, उन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया, प्लैनेट को डोमिनेट किया, और इसकी वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम में चेंजेस आए, और इस चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ है पूरे प्लैनेट पे। इट हैज़ लेड टू सम पीपल टू रेफर टू द टाइम वी नाउ लिव इन एज द एंथ्रोपोसीन। का मतलब है आदमी और सीन का मतलब है न्यू, और एंथ्रोपोसीन का मतलब है कि एक टाइम पीरियड जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उन्होंने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। While the earth has always experienced changes and extinction, today they are occurring at an unprecedented rate। इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई पहले भी था, जो अर्थ में था, यहाँ पर क्या होता था, एक्सटिंक्शंस होते थे, कुछ चीज़ें गायब होती थी, फिर अकर करती थी यानी रीअकर करती थी, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये बहुत ही तेज़ी से हो रही हैं बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़। मेजर डायरेक्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़, इनवेसिव स्पेशीज़, पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचा है, जैसे कि हैबिटाट लॉस हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनका आपने जो यूज़ किया वो इस तरीके से किया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। अनसस्टेनेबल का मतलब है अपने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया और बहुत ही बेतरीब तरीके से किया है, जिससे कि नुकसान पहुंच रहा है रिसोर्सेज को, क्योंकि अगेन वो रिसोर्सेज क्रिएट तो नहीं हो रहे हैं बट यूज़ आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके अलावा पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने कहीं ना कभी पढ़े हैं। द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस सच एज अ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ओवर कंजम्पशन आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड स्टेम फ्रॉम मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। तो भाई ये जो पॉपुलेशन है, ये भी आपने बहुत बार टर्म सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये भी एक मेजर जो हमारी प्रॉब्लम है वो है कि पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और साथ साथ ओवर कंजम्पशन यानी हद से ज़्यादा हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। सो अभी ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।